आगे लिखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉज कर लेना। देखो इसमें दो लॉ हैं। देखो पहले तो समझो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो उसको हमने वाटर में डिसॉल्व करा दिया। कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है या कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है, उसको वाटर में डिसॉल्व करा दिया। वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड, एक मेटल का रॉड को बैटरी के प्लस पॉइंट से जोड़ दिया, एक मेटल का रॉड को बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ दिया और स्विच ऑन कर दिया और इसमें करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया। तो जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर है ना, किसी भी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो दो फैराडे के लॉ हैं। फैराडे ने दो लॉ दिए थे, तो whenever electrolysis is carried out, two laws are always followed given by Faraday, जिन्हें हम कहेंगे Faraday's law of electrolysis। तो पहला जो लॉ है वो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखें नंबर 1 फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday। फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday। देखो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लो हमने क्या करा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें हमने एक मेटल की रॉड यहाँ ले ली और एक मेटल की रॉड यहाँ ले ली और इसको हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया बैटरी के टर्मिनल से। बोथ आर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। सपोज करिए ये हमारा क्या है, दिस इज पॉजिटिवली, मतलब ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रॉड को कनेक्ट करा है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एनोड, और जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है मेटल की रॉड को, उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। तो हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, उसमें दो मेटल के रॉड डिप करा दिए, दोनों मेटल के रॉड को वायर की हेल्प से बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा वो एनोड और ये दूसरा वाला हो जाएगा कैथोड। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक मेटल रॉड जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाती है। जैसे कि मान लो ये वाली मेटल रॉड धीरे धीरे क्या हो रही है, डिकम्पोज होती जा रही है, टूट टूट के किस में गिर रही है, सॉल्यूशन के अंदर। और इसमें से जो मेटल यहाँ गिर रहा है, इस मेटल की रॉड में से जो मेटल टूट टूट के सॉल्यूशन में गिर रहा है, वही मेटल धीरे धीरे इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले मेटल के रॉड पे चिपकता जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, एक मेटल रॉड टूट टूट के गिरती जाएगी सॉल्यूशन में, और जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर क्या होगा, जो मेटल सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है, जो यहाँ से आ रहा है मेटल, वो मेटल किसमें, वो मेटल अट्रैक्ट होता रहेगा इससे और वहाँ पे जाके चिपकता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसका जो मास है, फैराडे का लॉ क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट होता जा रहा है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो मेटल या सब्सटेंस जो भी डिपॉजिट होता जा रहा है उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से आप जो चार्ज पास करवाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे ही हम कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा आप करंट पास कराएंगे, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है,
IT। तो जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज पास होगा। I करंट है, Q चार्ज हो गया। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करवाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो व्हाट फैराडे फर्स्ट लॉ सेज कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इसी लाइन को, इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ। नहीं समझ में आ रहे तो लिखें जरा, मैं बोलता हूँ। ये लिखें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। चलो मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ तो इसको है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass of substance deposited on electrode is directly proportional to quantity of charge passed through electrolyte बताइए कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा चार्ज पास कराएंगे उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होता जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सो ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द फैराडे फर्स्ट लॉ। अच्छा, इसको अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू ZIT। जेड क्या है यहाँ पे हमारा, कांस्टेंट है। अच्छा, तो मैं जरा पहले सबके बारे में लिख देता हूँ। W, व्हाट इज W? देखो आपको मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो Q की जगह पे IT लिख दिया। देखो अच्छा एक काम करो, अभी इसी को लिखते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है तो W इज इक्वल टू ZQ कर दो, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू ZIT। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, W इज इक्वल टू ZIT। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे W क्या है बताओ, तो W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। बोलिए I क्या है, I इज करंट, T क्या है, टाइम। और ये टाइम हमेशा हमें किस में लेना है, सेकंड के अंदर। और Z क्या है, Z इज कांस्टेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल इक्विवेलेंट। किस नाम से जानते हैं इसको, केमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड की खास बात हो रहा है, हर एक रिएक्शन के लिए जेड का वैल्यू अलग होगा। जैसे जैसे रिएक्शन चेंज होती जाएगी जेड का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो कांस्टेंट तो है लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, सारी रिएक्शंस के लिए जेड का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ जेड इज अ वेरिएबल फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, तो अब बताइए बात समझ में आ गई? तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमको पता चल गया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और इसकी जगह पे हमने लगा दिया Z, W इज इक्वल टू ZQ, और ये हो गया W इज इक्वल टू ZIT। W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Z है हमारा कांस्टेंट, केमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसको, ये करंट है और ये टाइम है। अब Z की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? तो Z की जगह पे हम क्या लगाएंगे, पहले आप यहाँ तक नोट करो फिर मैं आपको बताता हूँ Z के लिए। ठीक है, तो देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। इसे पढ़ने के बाद हम Z का क्या वैल्यू होगा ये बता पाएंगे। ठीक है, देखो जरा, जैसे सपोज करो A + B एरो C, यानी कि A और B मिलके आपस में क्या बनाते हैं, C बना रहे हैं।
तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि जब किसी सब्सटेंस के वन इक्विवेलेंट किसी दूसरे सब्सटेंस के वन इक्विवेलेंट से रिएक्शन करते हैं तब जाके वन इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनता है। तो ये लॉ क्या कह रहा है कि व्हेन वन इक्विवेलेंट of a substance react with one equivalent of other substance, one equivalent of other substance, then one equivalent product is formed. One equivalent product इज फॉर्म्ड। आप जानते हो वन इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट जानते हो? जैसे मोल होता है वैसे इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में। तो जब किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट किसी दूसरे सब्सटेंस के एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? वही वन इक्विवेलेंट। इसी बात को हम क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट किसी दूसरे सब्सटेंस के वन इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा तब बनेगा वन इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। अच्छा, इसी लॉ को ऐसे भी लिखा जाता है कि व्हेन वन इक्विवेलेंट चार्ज इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट then one equivalent substance is deposited. Then one equivalent substance is deposited. तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जब एक इक्विवेलेंट चार्ज, कितना चार्ज? वन इक्विवेलेंट चार्ज को हम पास कराएंगे किससे? इलेक्ट्रोलाइट से, तो वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस ही इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। एक इक्विवेलेंट चार्ज पास कराएंगे तो इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? वन इक्विवेलेंट। अब इसी वाले को जरा आगे समझते हैं। वन इक्विवेलेंट चार्ज का मतलब क्या है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन इक्विवेलेंट चार्ज। वन इक्विवेलेंट चार्ज मीन्स चार्ज ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। और एक बात याद रखना कि चार्ज ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक इक्विवेलेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एक मोल में भी होते हैं। वन मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक मोल के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एक इक्विवेलेंट में होते हैं। तो हमने क्या लिखा? वन इक्विवेलेंट चार्ज मतलब चार्ज ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। और वन मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलाम। तो इसका मतलब एक इक्विवेलेंट चार्ज का मतलब कितना है? 96500 कूलाम। कोई दिक्कत? तो उसने क्या बोला? वन इक्विवेलेंट चार्ज को पास कराएंगे तो एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अब इस एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस का क्या मतलब है? तो ये तो बात हो गई चार्ज के बारे में। अब हम बात करेंगे सब्सटेंस के बारे में। तो वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस, वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मतलब होता है सब्सटेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट मास, वन इक्विवेलेंट मास। यानी कि मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ वन इक्विवेलेंट मास, वन EM। ठीक, तो वन इक्विवेलेंट चार्ज मीन्स 96500 कूलाम, इस चार्ज की बात हो रही है। और वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मतलब है एक इक्विवेलेंट मास का सब्सटेंस। तो अब पॉइंट ये हुआ कि जब वन इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगे तो वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। मतलब जब आप 96500 कूलाम चार्ज पास करोगे तो वन इक्विवेलेंट मास का सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ये जो मतलब हुआ, इतना चार्ज पास करोगे तो इतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा।
बोलो यस और नो। ठीक है, अब आप ये देखिए बाय द फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है बाय द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट फैराडे लॉ या फैराडे फर्स्ट लॉ, बाय द फॉर्मूला ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ। तो क्या कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू जेड की। अब हमें मालूम चल चुका है कि अगर इतना चार्ज पास करेंगे तो इतना मास डिपॉजिट होगा। तो मास कितना डिपॉजिट होगा 1 EM। कब, जब आप चार्ज कितना पास करोगे 96500। बोलो यस और नो। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा EM अपॉन 96500। नाउ by putting the value of z, now by putting the value of z in equation number 1, अब इक्वेशन नंबर क्या है, क्या 1 क्या है आपकी, वो है W इज इक्वल टू जेड आई टी। अब जेड की जगह पे क्या लगा देंगे हम, ये आ जाएगा EM अपॉन 96500 और आई टी। So this is the final formula to solve the numericals. W is equal to EM upon 96500 IT. Important formula. कोई दिक्कत? Now by using this formula we can solve the numericals. लेकिन जो numericals आपके आएंगे, मैं कराऊंगा अभी आगे, उनको इस फॉर्मूले से तो आसानी से कर ही सकते हैं, इस फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने से न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल दोनों तरह से सॉल्व कराऊंगा, बाय यूजिंग दिस और नॉट बाय यूजिंग दिस, दोनों तरह से करके देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, नोट करो वहाँ तक पूरा। देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with current 1.5 ampere. 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये देखो कि सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। तो टाइम कितना है 10 मिनट, यानी कि 10 × 60 600 सेकेंड विद करेंट 1.5 एम्पियर। तो 1.5, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, क्या पूछ रहा है W। ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, W इज इक्वल टू EM अपॉन 96500 IT, है ना। हमें तो W ही बताना है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो इक्विवेलेंट मास हमें या किसका बताना है, देखो डिपॉजिट किसको करवा रहा है, कॉपर को, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास बताएंगे। अब आप ये देखो कि मोलर मास कॉपर का कितना होता है, मोलर मास ऑफ कॉपर, वैसे ये क्वेश्चन में दे देगा, मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5। ठीक है, मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होगा 63 होगा, 0.5 नहीं आएगा, 63 होगा। मोलर मास ऑफ कॉपर कितना है 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास अपॉन इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब है चार्ज। फिलहाल आप ऐसे समझो, तो कॉपर पे कितना चार्ज होता है 2, Cu+2 होगा ना, CuSO4 में Cu पे कितना चार्ज है 2, तो ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63/2। तो फिलहाल इक्विवेलेंट मास की जगह पे कितना आ जाएगा 63/2। आई की वैल्यू कितनी है 1.5,
टाइम कितना है 600 और नीचे क्या आ जाएगा 96500। बस इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.293 ग्राम। दैट्स ऑल। ठीक, तो देखो अभी एक बार तो हमने ये क्वेश्चन करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हम चाहें देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे विदाउट इस फॉर्मूले के। ठीक है, नोट करो पहले। अब क्वेश्चन को कर रहे हैं हम सेकंड मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्वेश्चन में एक तो टाइम गिवन था, तो टाइम क्या है 10 मिनट मीन्स 10, हाँ ये हो जाएगा 600 सेकेंड। और एक और चीज़ गिवन है आई कितना है 1.5 एम्पियर। तो सेकंड मेथड से जब हम करेंगे विदाउट फॉर्मूला तो पहले हमको क्यू पता करना पड़ेगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा IT, और ये हो जाएगा आपका कितना 1.5 मल्टीप्लाई 600। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 ही आ जाएगा, 900 कूलम। तो चार्ज हमारा कितना आ गया, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमने चार्ज पता कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। वो कह रहा है सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज। सोल्यूशन किसका है CuSO4 का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं और उसके बाद उससे हम निकाल के आ रहे हैं कॉपर। ठीक, तो इसको आप ऐसे देखो कि CuSO4 से बन क्या रहा है कॉपर। CuSO4 में Cu पे कितना चार्ज होगा बोलो। हाँ +2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Cu+2 से हम क्या बना रहे हैं कॉपर। अच्छा, Cu+2 से कॉपर बनेगा कैसे, Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन तभी तो बनेगा कॉपर। तो इससे मैंने ये रिएक्शन निकाल ली। अब इस रिएक्शन में आप ये देखो कि अगर 1 मोल Cu+2 हो तो उससे कितना मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड होना पड़ेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन को। बोलो यस और नो। इलेक्ट्रॉन देखो इसका 1 है तो इसके 2 हैं और इसका 1 है, इसका मतलब 1 मोल Cu+2 से 1 मोल Cu बनाना हो तो कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। यस और नो, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूं बाय रिएक्शन इट इज क्लियर दैट कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उससे बनेगा 1 मोल कॉपर। नहीं समझ में आ रही? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, कितना कॉपर डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल कॉपर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना मोल कॉपर डिपॉजिट करेगा 1 मोल कॉपर। ये हमें किससे पता चला, ये स्टेटमेंट रिएक्शन से पता चल गया। नहीं समझ में आ रही? अच्छा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 96500, तो 2 मोल पे कितना हो जाएगा 96500 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 96500 कूलम्ब। ठीक है, चार्ज डिपॉजिट 1 मोल कॉपर का मास कितना होगा 63, क्वेश्चन में देगा तो 63 ग्राम कॉपर। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि इतना चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 63 ग्राम। तो 1 कूलम्ब चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा, 1 कूलम्ब चार्ज डिपॉजिट कितना 63/96500 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 कूलम्ब चार्ज से। और टोटल चार्ज है कितना आपके पास 900, तो यहाँ हो जाएगा 900 कूलम्ब चार्ज डिपॉजिट कितना 63/96500 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 900। बोलो, तो वही आ गया जो हमारा लास्ट में फॉर्मूला आ रहा था। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.293 ग्राम। समझ में आ गया? इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि CuSO4 से Cu बनाया, फिर Cu+2 है यहाँ पे चार्ज तो Cu बना, फिर Cu+2 से Cu बनेगा कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब बनेगा। फिर देख लो, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 मोल लिख लिया, 2 है तो 2 मोल लिख लिया, यहाँ पे 1 है तो 1 मोल लिख लिया।
इसका मतलब 1 मोल कॉपर लेने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बोलो, तो हमने लिखा कि चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा? 1 मोल कॉपर। और चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन होगा कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 96,500 कूलम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो इतना चार्ज डिपॉजिट 63 ग्राम कॉपर। तो 1 कूलम कितना करेगा? तो डिवाइड कर देंगे। टोटल हमारे पास चार्ज कितना है? 900। वो कितना करेगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए नोट। हेडिंग लिखिए फैराडेज सेकंड लॉ। तो देखो जरा क्या है फैराडे सेकंड लॉ। लुक एट द बोर्ड। जैसे मान लो हमारे पास 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। वी हैव 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसमें ये ऐसे इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, मेटल की रॉड से इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, इधर भी एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इन दोनों को एक ही बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर रखा है? इसको तो हमने ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसको एक ही बैटरी से यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा, नहीं मिलेगा? सेम चार्ज मिलेगा। तो दोनों सॉल्यूशन में सेम चार्ज पास हो रहा है, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए कि इसका यहाँ पे जो है सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट होता जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और ये वाला रॉड का साइज धीरे धीरे घट रहा है, ठीक। और इधर क्या हो रहा है? यहाँ पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है, समझ ले, ऐसे समझने के लिए कर ले रहे हैं। और यहाँ पे सपोज करो रॉड का साइज धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यहाँ पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका मास है मान लो W1, और यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, सपोज इट इज W2। इसका जो इक्विवेलेंट मास है, इसका इक्विवेलेंट मास वो मान लो मैंने मान लिया E1 है, और यहाँ पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका इक्विवेलेंट मास है E2। व्हाट इज दिस? E2। अब फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि व्हेन सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, देन वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो यहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है और जो यहाँ पे हुआ है, विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका रेशियो, और यहाँ पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका रेशियो, वो किसके बराबर होगा? दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे सेकंड लॉ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यही फैराडे सेकंड लॉ है। इसी स्टेटमेंट को लिख दो। क्या लिखना है? when same quantity charge is passed through 2 different electrolyte, then mass of substance deposited will be in the ratio of their equivalent mass। सही है। यानी कि जो सब्सटेंस का जो सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट हुआ है, यहाँ डिपॉजिट हुआ है, उन दोनों का मास का रेशियो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। और इसी से हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सोल्व कर देंगे। लिखो जरा, मैं बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when same quantity charge, थोड़ा फास्ट लिखो, charge is passed through 2 different electrolytes, then mass of substance deposited will be in the ratio of their equivalent mass, ठीक है। अब आप ये लिख लीजिए, डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना। ये लिख लो, इफ सेम चार्ज
is passed through two different electrolytes. Two different electrolytes, then if mass of copper deposited is 6.35 gram, then calculate the mass of sodium deposited. Mass of sodium deposited on different electrode. Different electrode. देखो इधर वो कह रहा है सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, देन इफ मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इज दिस। तो कॉपर का मास कितना है, देखो इधर W1 6.35 ग्राम और इसका E1 कितना होगा, तो 63 डिवाइड बाई 2, सही है ना। मोलर मास अपन बैलेंसी फैक्टर, मोलर मास 63 2। अच्छा अब आ जाओ दूसरी तरफ, एक तरफ तो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ सोडियम का हो रहा है। तो हाँ तो W2 तो इसका बताना ही है कितना मास डिपॉजिट हुआ, और इसका E2 आ जाएगा मोलर मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर, और मोलर मास 23 अपॉन 1। Na पे चार्ज होता है तो ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब आपको W2 बताना है तो ये क्या हो जाएगा, W1 मल्टीप्लाई E2 अपॉन E1। अब W1 कितना है आपका, ये हो जाएगा 6.35 मल्टीप्लाई E2, E2 इज 23 और E1 कितना है 63 और 2 चला जाएगा ऊपर 4.6 इतना। ठीक। अच्छा एक काम करना, कॉपर का जो एग्जैक्ट मास है ना वो 63.5 होता है, तो 63.5 कर लेना, पूरा कट तब भी जाएगा ये, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 63.5। ठीक है, तो हो जाएगा कैंसिल। चलिए वैसे तो ये मास वगैरह पेपर में दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तो जो दे रहा है वही मास आपको यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो।